नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सभी का न्यू लाइट नीट पे। माई सेल्फ सीपी शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, पढ़ने का अधिकार सबको है, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको है, और इसी अधिकार का इस्तेमाल करिए और सिंह सर के मोटिव को आसानी से अचीव कराइए आप सब लोग। ठीक है, तो बच्चों SBTS 11 का जो पेपर डिस्कशन है वो शुरू करते हैं बच्चों। और चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन। तो 6 इक्वल चार्जेस ऑफ Q ऑफ सेम इन नेचर placed at 6 corner of regular hexagon ऑफ साइड R। ठीक है, तो 6 चार्ज पार्टिकल प्लेस करे गए हैं। ठीक है, देन द फोर्स ऑन द चार्ज प्लेट्स एट द सेंटर। तो बच्चों देखो जरा ध्यान से, रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, तो इसके 6 कॉर्नर पे Q चार्ज प्लेस्ड है। तो बच्चों यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है, यहां पर Q है, यहां पर Q है, यहां पर Q है। ठीक है, तो फोर्स एट द सेंटर बच्चों, तो रेगुलर हेक्सागन है, सेंटर पे फोर्स निकालना, तो यहां पर एक बच्चों +1 कूलम का चार्ज प्लेस करते हैं। ये बच्चों इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर लगाएगा, ये वाला इधर और ये वाला इधर। बच्चों रेगुलर हेक्सागन है, तो सेंटर से सारे चार्ज पार्टिकल की डिस्टेंस सेम होगी बच्चों। तो F बराबर दैट इज KQ1Q2 बाई आर स्क्वायर। तो KQ² बाई आर स्क्वायर बच्चों। तो दूसरा चार्ज क्या है, 1 कूलम का चार्ज है, तो KQ बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स बच्चों इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको और ये इसको और ये इसको और ये इसको। तो बच्चों नेट फोर्स एट द सेंटर बच्चों आ जाएगा, आपको दिख गया होगा, F नेट बराबर 0 एट द सेंटर बच्चों। तो फर्स्ट ऑप्शन, और आसान सवाल था बच्चों, पेपर भी आसान है। और आगे बढ़ते हैं बच्चों। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इंस्टेंट चार्ज इज एसोसिएटेड विद कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज एसोसिएटेड विद कंडक्टर। तो बच्चों अगर हम बात करें, एक चार्ज है, ठीक है, और कंडक्टर है बच्चों, तो हमने इसको एक Q चार्ज दिया, तो बच्चों सारा का सारा चार्ज कहां पर, इसी सरफेस पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो सरफेस पे अगर चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बच्चों, 0। और इसे बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना, शील्ड करना किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के प्रोसेस को इलेक्ट्रिक फील्ड शील्डिंग कहते हैं। और इनसाइड हॉलो स्फेरिकल सेल बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0। तो अगर हम बात करें बच्चों, कांस्टेंट पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बच्चों, डिपेंड्स ऑन द शेप। तो शेप पे बच्चों डिपेंड नहीं करती है, डिपेंडिंग ऑन चार्ज। ठीक है, तो चार्ज बच्चों 0 होती है, चार्ज गॉस लॉ के हिसाब से देखिए Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। फाइंड द चार्ज ऑन, तो बच्चों Fe+3 है, तो बच्चों Q बराबर N इंटू ई। तो Q इज इक्वल टू N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 3, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो Q बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, दैट इज 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो बच्चों 4.8, 1.6 भी नहीं होगा, 3.2 भी नहीं, 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो एक आसान सवाल था बच्चों, जिसका थर्ड ऑप्शन होगा। और आगे बढ़ते बच्चों फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस। तो बच्चों टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, तो मान लेता हूं बच्चों, एक बच्चों +Q है और दूसरा क्या है बच्चों, -Q है। ठीक है, प्लेस ए सर्टेन डिस्टेंस अब फोर्स F। तो बच्चों मान लेते हैं R डिस्टेंस पे रखे गए हैं, इनके बीच में फोर्स लगेगा, दैट इज KQ² बाई आर स्क्वायर। और ये बच्चों माइनस साइन आएगा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा। ठीक है, और इफ 25% चार्ज फ्रॉम वन ट्रांसफर टू अदर। तो बच्चों एक में से 25% की अगर हम बात करें, तो बच्चों Q/4, तो एक से दूसरे पे ट्रांसफर करते हैं बच्चों। तो यहां पर अगर ट्रांसफर करेंगे, तो बच्चों यहां से निकाला तो ये कितना बचा बच्चों, दैट इज 3Q/4, प्लस से निकाला। अब माइनस वाले को देते, तो -Q + Q/4, तो बच्चों बचेगा दैट इज -3Q/4। तो फोर्स कितना है, डिस्टेंस बच्चों अभी भी R है दोनों के बीच की। तो F बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज KQ1Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 F1, Q1 कितना बेटा 3Q/4, और Q2 कितना बेटा KQ1, Q2 कितना बेटा, दैट इज 3Q/4।
तो अगर हम बात करेंगे तो F1 बराबर आ जाएगा दैट इज 9KQ² बाई 16, और ये बच्चों कितना है, F की वैल्यू कितनी, KQ बाई R²। तो बच्चों ये आ जाएगा दैट इज 9F/16 इज अ करेक्ट आंसर। चेक करो बच्चों, चार्ज ट्रांसफर किया बच्चों 9F/16, तो मेरे ख्याल से सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और एक इंपॉर्टेंट सवाल था, सिंपल लॉजिकल है बच्चों, अगर दोनों सेम चार्ज होते तो सवाल कुछ, आंसर कुछ और आता। चार्ज थे अपोजिट बच्चों, एक से निकाल के दूसरे को दे दिया, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, इन द फॉलोइंग सिचुएशन द चार्ज ऑन पार्टिकल आर at equal distance from the origin, arrange them in magnitude of net electric field। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट का फॉर्मूला होता है E बराबर दैट इज KQ/R²। तो डिस्टेंस तो सेम है बच्चों, तो इसके कारण यहां पर +1 कूलम का चार्ज रखते हैं बच्चों, तो क्या होगा, इसके कारण ये इसको रिपेल करेगा, तो यहां से बच्चों आएगी 5E। क्या ये बात क्लियर है? और ये इसको अपना अट्रैक्ट करेगा तो कितना आएगा 3 इसके कारण बच्चों, और इसके कारण बच्चों 2E। तो यहां से अगर हम बात करेंगे बच्चों तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 5E इस तरफ और बच्चों 5E इस तरफ। तो अगर हम बात करेंगे तो दैट इज 5√2 टाइम्स ऑफ E। ये बात क्लियर है? अब बच्चों सेम काम यहां करते हैं, +1 कूलम का चार्ज यहां पर रखते हैं, तो ये इसको इधर खींचेगा बच्चों कितने 3E से, और ये बच्चों इसको इधर खींचेगा कितने से E से, और ये बच्चों इसको इधर रिपल मारेगा 3E से 2E से। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बच्चों 3 ऊपर की तरफ और 3 राइट साइड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी दैट इज 3√2 टाइम्स ऑफ E। क्लियर है? अब बच्चों अगर हम बात करें यहां पर +1 कूलम का चार्ज रखते हैं, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कितनी 4E, और इसके कारण कितनी आएगी बच्चों 2E। तो टोटल कितना हो गया बच्चों 6E। ठीक, अगर हम बात करें बच्चों इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी कितनी 3E के बराबर, और इसके कारण आएगी दैट इज प्लस का E। तो टोटल हो जाए कितना 4E। अरेंज कर लो बच्चों, तो मेरे ख्याल से बच्चों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, अरेंज देम द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बच्चों ये आ जाएगा कितना 5√2, तो 5 इंटू 1.41, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। और इसको अगर हम बात करेंगे ये आ जाएगा बच्चों 4.2, ठीक है, और ये 6 है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों फर्स्ट की, उसके बाद बेटा थर्ड की, और उसके बाद हम बात करें तो सेकेंड की, और उसके बाद अगर हम बात करें तो फोर्थ की। चलो अरेंज कर लेते हैं। तो बच्चों फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, तो बच्चों थर्ड ऑप्शन। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में, और एक अच्छा सवाल था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है, मुल्कन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, चार्ज ऑन ड्रॉप इज फाउंड टू बी 16 कूलम। तो बच्चों 16 माइक्रो कूलम चार्ज मिलता है, और बच्चों मिलता है 24 माइक्रो कूलम चार्ज मिलता है। कितना बच्चों 24 माइक्रो कूलम चार्ज मिलता है, और बच्चों मिलता है 40 माइक्रो कूलम। तो क्वांटा क्या होगा? तो सबसे पहले अगर हम बात करें मुल्कन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के हिसाब से Q बराबर NE था। E बच्चों क्या था? इसे बोलते हैं क्वांटा ऑफ चार्ज या स्मॉलेस्ट काउंटिंग यूनिट, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारे ख्याल से बच्चों होती थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन उसने बोला हमें इसके हिसाब से क्वांटा बताओ। तो क्वांटा बच्चों होगा इनका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर हम बात करें बच्चों इसका HCF निकालोगे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालोगे बच्चों ना 8 आएगा 4 आएगा HCF। जरा चेक कर लो बच्चों, 4 एक ऐसा नंबर है जिससे तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना भैया। तो एक अच्छा सवाल था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगली, तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 5, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू बैलेंस अ प्रोटॉन ऑफ मास। बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, और चार्ज बच्चों दे रखा है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखा है, तो हमें पता बच्चों अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, और ऊपर की तरफ QE लगेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो QE बराबर बच्चों mg, तो E बराबर क्या हो जाएगा दैट इज
mg बाई q। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg। तो मास कितना है बच्चों, kg में दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻27 kg, और g कितना बेटा 10 है, और E चार्ज कितना बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बच्चों इसको ऊपर पहुंचा देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का 20, ठीक है। तो प्लस 20, तो ऑलमोस्ट बच्चों हमारे हिसाब से दैट इज E इज इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻7 वोल्ट पर मीटर। चेक करें बच्चों 10⁻⁻7, तो बच्चों 10⁻⁻7 सही, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहां पर बच्चों थोड़ा सा अगर आप जल्दबाजी कर सकते हैं तो गलती होने के चांसेस बच्चों ये हैं कि थर्ड ऑप्शन आप मार्क कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन पे ध्यान देना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे +7 है, तो हो सकता है कई बच्चों ने सिली मिस्टेक करी हो जो जल्दबाजी में करेंगे। आसान सवाल था बच्चों, ठीक है। वॉट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस हैविंग चार्ज इतना placed at 30 centimeter apart? What is the force between two small charges having charge? तो बच्चों एक है, इस पे चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और दूसरा चार्ज है बच्चों दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और बच्चों ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। सो वी हैव टू फाइंड द फोर्स बिटवीन दीज चार्जेस। तो बच्चों F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो बच्चों के Q1 कितना है बच्चों, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻7, और Q2 बच्चों है दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻7 बाई आर स्क्वायर बच्चों। तो इसको लिखते हैं 0.3 और इंटू बेटा 0.3, क्योंकि सबको MKS में लिखना है बच्चों। तो F बराबर हो जाएगा दैट इज के इंटू बेटा 6 इंटू 10⁻⁻14, और डिवाइड बाई बच्चों 9 और इंटू 100। चेक करें जरा कैलकुलेशन बच्चों, यहां पर दोनों जीरो हटा के ऊपर बच्चों 100 पहुंचा दिया, ठीक है। अब फोर्स को लिखते हैं बच्चों दैट इज F इज इक्वल टू के की वैल्यू बच्चों 9 इंटू 10⁻9 और इंटू बेटा 10⁻⁻12, और इसको सॉल्व कर लिया बच्चों तो ये आ गया 9, और ये आ गया बच्चों दैट इज F बराबर बच्चों 1 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। अब अगर हम साइन की बात करें तो सेम है बच्चों, तुम्हें पता है रिपल्सिव नेचर का होगा। तो अगर हम बात करें बच्चों सॉरी दैट इज 6, यहां पे 6 में से, तो 6 इंटू 10⁻³ बच्चों, 6 इंटू 10⁻³ रिपल्सिव नेचर का लगेगा बच्चों, क्योंकि चार्ज सेम है। अब पहचानने का तरीका क्या है बच्चों, F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर अगर हम बात करें बच्चों, तो अगर ये हमारा साइन आता है प्लस तो होगा रिपल्शन, और बच्चों अगर यहां पर माइनस आता है तो होगा बच्चों दैट इज अट्रैक्शन। ये बात याद रखिएगा बच्चों, और चार्जेस को आप विद साइन रखिएगा, चार्जेस को आप विद साइन रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड ऑप्शन बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, 4 चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम एंड -5 लोकेटेड एट द स्क्वायर ऑफ ABC साइड 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों जरा देख लेते हैं, एक स्क्वायर है, ठीक है, और जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर की। तो एक बच्चों स्क्वायर है और जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर की, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, और ये हमारा A, ये B और ये C और ये D, ठीक है। तो बच्चों दिस इज 2 माइक्रोकूलम एंड दिस इज -5 माइक्रोकूलम एंड दिस इज आल्सो इज 2 माइक्रोकूलम एंड दिस इज -5 माइक्रोकूलम, कोई दिक्कत नहीं। What is the force on 1 coulomb charge placed at the center of square? तो सबसे पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के पहले बच्चों डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो +1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज रखा गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चों ए वाला, इसको क्या करेगा, इधर धक्का मारेगा, मान लेते हैं F फोर्स से, क्योंकि फोर्स बच्चों डिपेंड करता है F बराबर दैट इज के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है बच्चों, लेकिन मीडियम तो सेम है। तो Q अगर सेम, डिस्टेंस अगर सेम, तो फोर्स सेम बच्चों। तो ये इसको इधर धक्का मारेगा, और अगर हम बात करेंगे बच्चों तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, और ये इसको बच्चों इधर रिपेल करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब +5 कूलम का चार्ज बच्चों ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा F4 से, और ये बच्चों इधर अट्रैक्ट करेगा F1 से।
तो बच्चों F1 ने F1 को मार दिया और F ने F को मार दिया। तो बच्चों नेट फोर्स कितना आया? F नेट बराबर आया 0। F नेट बराबर आया 0। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ऑप्शन, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, इसीलिए हम कहते हैं बच्चों पहले डायग्राम बनाइए हर एक सवाल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 10। तो 10 क्वेश्चन, a polythene pipe rubbed with the wool, it found to be negative charge। तो बच्चों it found to be negative charge, तो बच्चों that is q बराबर 3 into 10⁻⁻7। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों, तो अगर हम बात करें दैट इज q बराबर n टाइम्स ऑफ e, तो q कितना बच्चों 3 इंटू 10⁻⁻7 और बराबर बच्चों n e कितना बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहां से अगर हम बात करेंगे बच्चों तो n बराबर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना आ जाएगा बच्चों, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बच्चों। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो डेसिमल हटाए बच्चों 30, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 30/16 और इंटू बेटा 10⁻⁻7 और प्लस का 19। तो अगर हम बात करें तो बच्चों 12 आ जाएगी पावर 12 और इसको काटते हैं बच्चों तो किससे 15, 15/8, तो 15/8, तो याद रहेगा 15/8 और इंटू बेटा 10 की पावर प्लस 12। क्या ये बात क्लियर? तो प्लस 12 सभी में बच्चों, तो 8 2 जा 16 तो बच्चों 1 और 8 7 इंटू 10⁻12। तो बच्चों फ्रैक्शन हो नहीं सकता है, तो कंप्लीट जो पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, नियरेस्ट यही है बच्चों। 2 इंटू 10⁻12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n मस्ट बी बच्चों इंटीजर। अब बच्चों देखते हैं द स्पेटल डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज A एंड B एज शोन इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बच्चों पहले देखते हैं डायग्राम, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही, तो ये होगा पॉजिटिव चार्ज, और इसमें बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ आ रही है तो ये होगा नेगेटिव चार्ज। क्या ये बात क्लियर है? ठीक। अब अगर हम बात करें यहां पर बच्चों A पॉजिटिव B निगेटिव, चेक करते हैं बच्चों A पॉजिटिव B निगेटिव, तो ये गलत हो गया बच्चों और ये गलत हो गया, तो A पॉजिटिव B निगेटिव ये हो सकता है। अब बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी एसोसिएटेड 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों अगर हम बात करें EA इज, यहां पर बच्चों 1 2 3 4, तो EA इज ग्रेटर देन EB। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताती है। तो यहां पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है ना, ठीक है। तो ये चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है उतना ही ज्यादा बड़ा चार्ज होगा बच्चों, और जितनी ज्यादा डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें बच्चों तो मेरे ख्याल से A इज पॉजिटिव B इज नेगेटिव एंड A इज ग्रेटर देन B, बच्चों इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, एंड नेगेटिवली चार्ज बॉडी मीन दैट बॉडी हैज गेन electrons while positive charge body means body has lost electron। charging is a process of involved transferring electron, both assertion reason true। तो बिल्कुल बच्चों बिल्कुल सही बात है, assertion भी सही और रीजन भी सही है, तो मेरे ख्याल से 12 का होगा फर्स्ट ऑप्शन, और assertion रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना बच्चों, क्योंकि चार्जिंग जो है, ठीक है, चार्जिंग होता क्या बच्चों, जब एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों चार्जिंग। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव चार्ज का मतलब बच्चों एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक आसान सवाल था बच्चों, तो फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आप बात करते हैं, तो फॉर गिवन दोनों बच्चों चार्ज हैं, तो ये इसको बच्चों इधर रिपेल मारेगा, मान लेते हैं F फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, E क्या इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और बच्चों इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी।
तो इसका एक कंपोनेंट आएगा दैट इज ई कॉस थीटा, मान लेते जो भी हो, और एक कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ दैट इज ई साइन थीटा। ठीक है, तो ई साइन थीटा इधर आएगा, इसका भी कंपोनेंट इधर आएगा बच्चों दैट इज ई कॉस थीटा, और इसका नीचे की तरफ आएगा दैट इज ई साइन थीटा। तो ई साइन थीटा एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट इज 2e cos थीटा के बराबर। लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं पूछा बच्चों, अपन से केवल डायरेक्शन पूछी है, तो डायरेक्शन जो होगी ए से एक्स की तरफ होगी, तो ए से वाई की तरफ नहीं बच्चों, ए से एक्स की तरफ हाँ बच्चों, ए से वाई ए से एक्स की तरफ नहीं, ए से जेड की तरफ नहीं। तो बच्चों एक आसान सवाल था और मेरे ख्याल से इसका सेकेंड ऑप्शन होगा। ठीक है, चेक करें बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये देखते हैं। 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 आज प्लेस एट 3 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। तो बच्चों एक स्क्वायर है, ठीक है, और ठीक है, ये बच्चों Q1 है, ये Q2 है, और ये क्या है Q3। तो इस पे भी चार्ज Q है, इस पे भी चार्ज Q है, और इस पे भी चार्ज Q है। तो वर्टेक्स के नाम बच्चों देते हैं दैट इज 1 2 3 और 4 बच्चों। ठीक है, तो दे रखा है इफ द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज F1। तो Q1 और Q2 के बीच में बच्चों मान लेते हैं इसकी साइड क्या है बच्चों, A है। ठीक है, तो फोर्स बराबर F1 बराबर क्या आ जाएगा दैट इज KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। और अगर हम बात करेंगे बच्चों F2, तो F2 किसके बीच में, 1 और 3 के बीच में। तो बच्चों ये है फेज डायगोनल, और फेज डायगोनल बच्चों होता है दैट इज A√2। तो हमें रेशियो निकालना है F1 बाई F2। तो F2 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, F2 बराबर आ जाएगा दैट इज KQ स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर। तो अगर हम बात करें बच्चों F1 बाई F2, तो ये क्या जाएगा दैट इज KQ बाई A स्क्वायर, और इंटू बेटा 2A स्क्वायर बाई KQ स्क्वायर। तो KQ स्क्वायर से KQ स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर बच्चों, तो क्या जाएगा 2:1। तो बच्चों 2:1 सेकेंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स अबाउट नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो बच्चों अगर हम बात करें, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज बच्चों सन की तरीके से होता है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं, और नेगेटिव चार्ज बच्चों एंटर करती हैं रेडियली। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो बच्चों अगर बात करें रेडियली इनवर्ड, सर्कुलर क्लॉकवाइज बच्चों नहीं, सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज नहीं बच्चों, रेडियली इनवर्ड बिल्कुल सही, रेडियली आउटवर्ड नहीं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो बच्चों रेडियली आउटवर्ड होता। ठीक है, तो बच्चों 15 का थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। 2 चार्जेस प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन वैक्यूम, द मिनिमम फोर्स बिटवीन देम। अब बच्चों मिनिमम फोर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये बच्चों 1 हो गया। अब बच्चों दोनों चार्ज पार्टिकल मिनिमम की अगर हम बात करें, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, और दोनों चार्ज पार्टिकल को बच्चों सेम होना पड़ेगा, तो ई स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों 9 इंटू 10⁻⁹, और इंटू बेटा 1.6 इंटू बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻38। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें बच्चों, मिनिमम फोर्स है ना, ठीक है, तो जीरो तो हो ही नहीं सकता बच्चों। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये जीरो भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, और ये पॉसिबल नहीं बच्चों, तो फोर्थ ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही बात। और कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों, तो 16 का स्क्वायर बच्चों 256, तो जाएगा 2.56, और इंटू बेटा 38, तो 38, और ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 29। तो यही बच्चों ऑप्शन हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा दैट इज 23.04 इंटू 10⁻⁻29 न्यूटन। तो ऑप्शन बच्चों आप गेस करके भी निकाल सकते थे, यह आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर बच्चों 17। अ ड्रॉप ऑफ मास बच्चों, एक ड्रॉप ऑफ मास 10⁻⁻6 kg कैरीज अ चार्ज, तो बच्चों प्लस 10⁻⁻6
व्हाट विल द इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट इज, तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर हम बात करें एक पॉजिटिव चार्ज है वो mg फोर्स से नीचे की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, और इसको रोकने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी, Q इंटू ई की तरफ अपवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितना लगता है Q इंटू ई के बराबर, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अपवर्ड, और ये हो सकता है बच्चों, ये हो सकता है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब बचा बच्चों, तो अगर हम बात करें तो पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फील्ड शुड बी अप्लाइड टू बैलेंस, तो mg बराबर क्या होगा बच्चों, दैट इज q इंटू ई, तो E बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज mg बाई क्यू, तो mg बाई क्यू, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी m, मास कितना बच्चों है, दैट इज 10⁻⁻6 इंटू जी की वैल्यू है 10, और डिवाइड बाई q, चार्ज कितना बच्चों 10⁻⁻6, तो अगर हम बात करेंगे तो 10⁻⁻6 तो बच्चों 10 वोल्ट पर मीटर, और डायरेक्शन बच्चों अपवर्ड, तो अपवर्ड 10 वोल्ट पर मीटर, तो ये होगा नहीं बच्चों, एक ही ऑप्शन बचा 10 वोल्ट पर मीटर ऊपर की तरफ, ठीक है। आसान सवाल था बच्चों ये भी एक। अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, अ पॉइंट चार्ज Q1 exert a force, तो बच्चों एक पॉइंट चार्ज है Q1 exert a force F on another charge particle Q2, तो बच्चों ये इस पे F फोर्स लगाता है, ठीक है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, a third charge particle Q2 is placed near to Q3 is placed near to Q2, तो बच्चों Q3 यहां पर प्लेस कर दिया, ठीक है, देन फोर्स दैट चार्ज Q1 exert, तो बच्चों सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पर जो लिखा है पॉइंट चार्ज है, तो अगर पॉइंट चार्ज है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है बच्चों फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट टू प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज, तो बच्चों फोर्स सेम रहेगा क्योंकि पॉइंट चार्ज है। अगर ये चार्ज बॉडी बड़ी होती तो बच्चों यहां पर इंड्यूस हो जाते तो फोर्सेस चेंज होते, क्या होते वो बच्चों जब सवाल आएगा तब पता करेंगे, तो फिलहाल बच्चों ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, फोर्स सेम रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्वेश्चन नंबर बच्चों 19, टू बॉल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकूलम, और दूसरा बच्चों है दैट इज -8 माइक्रोकूलम, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स बच्चों दे रखा है F बराबर दैट इज K 64 बाई आर स्क्वायर, सर्टेन डिस्टेंस पर रखे गए। इफ अ -4 माइक्रोकूलम चार्ज गिवन टू बोथ द फोर्स, न्यू फोर्स कितना होगा, तो बच्चों इसको देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 12 माइक्रोकूलम, और इसको देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों +4 -4 दिया गया है, तो बच्चों -4 देंगे तो ये बन जाएगा बच्चों दैट इज 4 माइक्रोकूलम, और इसको देंगे तो बन जाएगा -4 माइक्रोकूलम। तो F1 की अगर हम बात करें बच्चों दैट इज के Q1 कितना 16, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना 48 के बाई आर स्क्वायर। तो बच्चों वैल्यू पूछी इन टर्म्स ऑफ, तो मान लेते हैं बच्चों इसको लिखो F1 और इसको लिखो F2, तो वी हैव टू फाइंड F2, तो F2 बाई F1, तो F2 कितना बच्चों दैट इज 48 के बाई आर स्क्वायर, और डिवाइड बाई F2 कितना है बच्चों दैट इज आर स्क्वायर डिवाइड बाई के इंटू 64, तो के स्क्वायर के आर स्क्वायर, तो 8 8 जा 64 और 8 6 जा, तो 8 से और 6 जा, तो 2 से बच्चों 2 3 जा और 2 4 जा, तो F2 बराबर आ जाएगा दैट इज 3/4 टाइम्स ऑफ F1, 3/4 टाइम्स ऑफ F1 बच्चों, थर्ड ऑप्शन। ये भी एक अच्छा सवाल था बच्चों, ठीक है ना, तो बस मुझे लगता है पेपर इजी गोइंग है। 7 चार्ज ऑफ ईच वर्टेक्स ऑफ मैग्नीट्यूड Q इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, ये सवाल देखो बच्चों, तो 7 चार्ज है क्यूब की बच्चों 8 वर्टेक्स होती है, रूम को बच्चों सिमुलेट करो, रूम को सिमुलेट करो, और 8 वर्टेक्स होती हैं, तो आठों पे बच्चों रख दिया Q, 7 पे 1
2 3 4 5 6 7 एक बची बच्चों। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर, तो सेंटर बच्चों अगर आठों पे रख देते, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आती है 0 सेंटर पे। अब किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एक चार्ज पार्टिकल के कारण। तो बच्चों देखो जरा ध्यान से, ठीक, एक चार्ज पार्टिकल यहां पर होगा, फेज बॉडी डायगोनल बच्चों होता है a√3, और फेज डायगोनल बच्चों a√2। तो बॉडी डायगोनल से हाफ डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस कितनी होगी सेंटर से a√3/2। तो फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E बराबर KQ/r², तो KQ/r², तो r² कितना बच्चों, दैट इज 3a² इंटू बेटा 4। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, दैट इज 1/4πε0, क्योंकि ε0 के टर्म में सारे आंसर हैं, और ये हो जाएगा दैट इज Q/3a² इंटू बेटा 4। तो 4 से 4 कैंसिल, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा Q/3πε0a², Q/3πε0a²। तो बच्चों फोर्थ ऑप्शन। तो बच्चों आपका क्यूब का बेसिक नॉलेज इसके लिए होना जरूरी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड at the center of line joining two exactly opposite charges, two exactly equal and opposite charges। तो बच्चों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों इसको ले लेते प्लस क्यू, और इसको ले लेते बच्चों माइनस क्यू, कोई दिक्कत नहीं। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, तो बच्चों इनको यहां पर एक चार्ज रख देते हैं Q एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। तो बच्चों टोटल डिस्टेंस R, तो ये कितनी r/2 के बराबर, ये टोटल डिस्टेंस R है। द सिस्टम इन 3 चार्जेस में इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे है तो Q भी। अगर बच्चों इक्विलिब्रियम का सवाल आया तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये कि अगर तुम इस पे नेट फोर्स 0 करोगे तो सब खत्म हो जाएगा बच्चों। तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो ये भी इक्विलिब्रियम पे होगा, ये भी इक्विलिब्रियम पे होगा, ये भी इक्विलिब्रियम पे होगा। तो किसी कॉर्नर चार्ज पे इक्विलिब्रियम लगा दो, Fnet बराबर 0 बच्चों। तो क्या लगाओगे, दैट इज Fnet बराबर 0। तो Fnet बराबर 0, तो इसके कारण फोर्स ड्यू टू, तो ये बच्चों इसको इधर खींचेगा, दैट इज F ड्यू टू Q, और ये भी बच्चों इसको इधर क्या, सॉरी ये इसको इधर रिपेल मारेगा, फोर्स ड्यू टू Q, और ये इसको इधर अटैक करेगा, दैट इज फोर्स ड्यू टू माइनस Q। दोनों को उठा के जोड़ दो बच्चों विद साइन। तो बच्चों राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। तो बच्चों अगर हम बात करेंगे तो F1 तो आ जाएगा दैट इज KQ²/r²। ये बच्चों क्या होगा माइनस, तो ये माइनस साइन आ जाएगा KQ1 Q2, और माइनस का बच्चों क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लग रहा फोर्स, तो आ जाएगा दैट इज KQ1 Q2/r/2 का होल स्क्वायर बराबर 0 बच्चों। तो माइनस का KQ²/r² बराबर बच्चों दैट इज 4 कैपिटल Q स्मॉल q/r²। r² से r² कैंसिल, K से K कैंसिल, एक Q से Q कैंसिल बच्चों, और स्मॉल q बराबर आ गया दैट इज माइनस कैपिटल Q/4। ध्यान देना बच्चों, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो कैपिटल Q बराबर माइनस Q/4। इक्विलिब्रियम का जब भी सवाल हो तो सराउंडिंग चार्ज पे नेट फोर्स 0 करना है, ठीक है। टू पॉजिटिव आयन ईच कैरिंग चार्ज Q, तो पॉजिटिव आयन है तो Q बराबर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज आ जाएगा इतना, Q बराबर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज आ जाएगा इतना। सेपरेट एट डिस्टेंस d डिस्टेंस पे रखें, कोई दिक्कत नहीं। The force of repulsion between the ions, the number of F force between the repulsion of ion,
तो F बराबर क्या होगा बच्चों, दैट इज K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो K Q1 कितना बेटा, N इंटू E, Q2 कितना बेटा, N इंटू B बाई डी स्क्वायर। तो F बराबर क्या हो जाएगा, दैट इज K N स्क्वायर E स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों तो ये आएगा एफ डी और ये आ जाएगा दैट इज बाई के और बाई ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। तो के को बच्चों पुट करेंगे तो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ इंटू डी बाई ई स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर। तो अंडर रूट बच्चों आंसर दे रखा हुआ है, चेक कर लो, मुझे तो लग रहा है। तो एफ डी स्क्वायर बच्चों, यहां पर भी डी स्क्वायर, यहां पर डी स्क्वायर। तो बच्चों तो एन बराबर क्या जाएगा, अंडर रूट लेते दोनों तरफ, तो क्या जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर। तो बच्चों मेरे ख्याल से फोर्थ ऑप्शन ठीक है, यहाँ पर डी स्क्वायर, यहाँ पे ई स्क्वायर, यहाँ पे रूट। तो बच्चों फोर्थ ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, given below the statement, if electric field is zero at somewhere, no electric field, if electric field is zero at somewhere, then no electric field line will passes through here। बिल्कुल देयर बच्चों, बिल्कुल सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहां से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी, ठीक है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नॉन जीरो at somewhere, then so many electric field line passes through there। तो मतलब पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है। तो बच्चों एक पॉइंट पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर सकती। तो बच्चों स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। थोड़ा सा बच्चों ध्यान देने वाली बात है, पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है, यहां पर इस तरीके से मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो बच्चों इसका सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24, न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। बच्चों ऑलवेज अट्रैक्टिव वाली बात गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि ये सर्टेन रेंज पे वर्क करते हैं अट्रैक्टिव, 2 FM से 3 FM बच्चों। इससे अगर डिस्टेंस ज्यादा है तब भी दीज फोर्सेज आर हाईली रिपल्सिव इन नेचर, और डिस्टेंसेज इससे कम है बच्चों तब भी दीज फोर्सेज आर, न्यूक्लियर फोर्स इज हाईली रिपल्सिव इन नेचर। न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज, बिल्कुल सही बच्चों। तो स्टेटमेंट 1 आपका बच्चों फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 जो बच्चों ट्रू है। तो बोथ स्टेटमेंट ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो बच्चों स्टेटमेंट 1 एंड बोथ आर फॉल्स बच्चों। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, फॉल्स है बच्चों। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो बच्चों फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 25, टू न्यूक्लियस हैविंग देयर मासेस आर इन रेशियो m1:m2 की बात करें तो बच्चों 1:3 दे रखा है। द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटीज। तो बच्चों एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, न्यूक्लियस के मास पे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड नहीं करती है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस बच्चों हमेशा क्या होती है, हर एक न्यूक्लियस की कांस्टेंट होती है। तो उनकी डेंसिटी का रेशियो बच्चों हमेशा 1:1 होगा। और एक आसान और इंपॉर्टेंट सवाल था बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ 25 क्वेश्चन, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। इसके आगे का डिस्कशन शिवम सर कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। देखिए बच्चे, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, और इसके पहले के क्वेश्चन बच्चे आपको सीपी से करवा चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन क्वेश्चंस को। कह रहा है कि फॉलोइंग एक आपको फ्यूजन रिएक्शन दे रखा है कि आपका ड्यूटेरियम और ट्राइटियम बच्चे फ्यूज किया और यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है बच्चे आपका हीलियम का। तो आपसे पूछा है क्यू वैल्यू क्या होगा बच्चे। क्यू वैल्यू आप जानते हो होता क्या है, दिस इज नथिंग बट ये होगा बच्चे आपका मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस होगा यहाँ पे मास ऑफ प्रोडक्ट, और इनटू साथ में क्या होता है बच्चे आपका ये सी स्क्वायर। क्योंकि आप आंसर देखोगे तो आपको दे रखा है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यही वैल्यू को बच्चे हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस क्या होगा आपका मास ऑफ प्रोडक्ट
और इंटू हो जाएगा यहाँ पे 931 और ये आ जाएगा बच्चे आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये कुछ आपको ऐसी वैल्यू देगा। तो जरा यहाँ पे वैल्यूज रख जाओ और सॉल्व करो, देखते हैं क्या आता है। मास ऑफ रिएक्टेंट देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको 2.014102 और यहाँ पे मास ऑफ 1H3 अगर हम देखेंगे तो ये दे रखा है 3.016049 और निगेटिव करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा बच्चे आपका 4.002603 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1.00867 ये दे देगा आपको। और चूंकि हमको क्या मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 931 से मल्टीप्लाई करना है तो ये ओवरऑल कन्वर्ट हो गया आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देखो भाई इसको जरा सॉल्व कर जाओ फर्दर। तो ये देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 और 2 कितना देगा बच्चे आपको 11 दे देगा और इधर क्या बचेगा आपका 4 और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये देगा बच्चे आपको 1 और अभी क्या है इधर 6 और 4 क्या हो जाएगा बच्चे आपका 10 और ये हो जाएगा 1 1 2 1 3 दे देगा और इधर आएगा आपका एक 0 और आ जाएगा यहाँ पे और इधर आएगा आपका 5 तो 5.03015 और अगर इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो देखो बच्चे क्या आएगा, पहले इनको ऐड कर लो। तो यहाँ पे जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 7 3 दे देगा आपको 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 1 7 और 8 और 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 8 और 6 हो गया बच्चे आपका 14 तो यहाँ पे बचा आपका 1 और 2 क्या देगा आपको 3 देगा और यहाँ पे हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0 और एक 0 आपका और रहेगा और 4 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 तो 5.003470 इंटू क्या होगा यहाँ पे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बस आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है और इसको जो सब्ट्रैक्ट करोगे सब्ट्रैक्ट करके क्या करना है 931 से मल्टीप्लाई करना है और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बच्चे आपको देगा 17.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको कुछ फाइनल आंसर देगा जो कि ये बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड ऑप्शन इसका बच्चे क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। द न्यूक्लियस इज नेगेटिवली चार्ज। न्यूक्लियस बच्चे नेगेटिव चार्ज नहीं होता है क्योंकि आप जानते हो कि इनसाइड द न्यूक्लियस क्या होते हैं बच्चे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल हो गया, आपका प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है तो आपका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज नहीं होता है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ एन एटम। अगर हम लोग रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो बच्चे ये होता है 10 टू पावर माइनस का 15 मीटर और इसे हम लोग ऑर्डर ऑफ 1 फर्मी भी बोलते हैं और इसका रेडियस होता है 10 टू पावर माइनस 10। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि आपका जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है वो कितना होगा 10 टू पावर 5 ऑर्डर में क्या होगा स्मॉलर होगा। तो आपका सेकेंड जो करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चे करेक्ट है। फिर कह रहे हैं कि मोर देन 99.9% मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ये बच्चे आपका एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जो रदरफोर्ड के मॉडल में आया था और उसमें यह पाया गया था कि आपका 99.9% ऑफ द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। इसका मतलब बच्चे ये भी क्या है आपका सही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके आंसर होंगे वो सेकेंड और थर्ड सही हो जाएंगे। तो आपका चौथा ऑप्शन बच्चे क्या होगा करेक्ट होगा। 28 देखिए कह रहे थे मास ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो कह रहे हैं कि एटॉमिक न्यूक्लियस का जो मास है बच्चे वो क्या है सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियंस। मतलब न्यूक्लियॉन्स का जो मास है बच्चे जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लें तो इनका जो बच्चे मास होगा इंडिविजुअल मास अगर हम लोग बात करें तो इनका जो सम किया गया और जब इससे जो आपका न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ उसमें आपके जितने भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन जितने थे उनका सम किया गया तो ये पाया गया कि इन न्यूक्लियॉन्स का बच्चे मास क्या था आपका ग्रेटर था कंपेयर टू दिस। तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से बच्चे क्या आएगा आपका मास डिफेक्ट आएगा और इस मास डिफेक्ट की वजह से क्या होगा एनर्जी आपकी रिलीज होगी और उस एनर्जी को बच्चे हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो यही एनर्जी होगी विच बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। सो ये हो जाएगा बच्चे आपका फोर्थ। अच्छा बाइंडिंग एनर्जी हम लोग ऐसे भी करते हैं कि एक ऐसी एनर्जी जिससे क्या हो न्यूक्लियॉन्स को ब्रेक करके आप इन्फिनाइटली डिस्टेंस पे क्या कर पाओ सेपरेट कर पाओ। तो दोनों ही का मीनिंग बच्चे सेम है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मास डिफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी विच बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ ए नाइट्रोजन न्यूक्लियस। तो यहाँ पे नाइट्रोजन न्यूक्लियस की बात हो रही है 7n14 और आपको ये न्यूक्लियस का दे रखा है क्योंकि आप जानते हो कि बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है वैसे नथिंग बट ये होता है आपका मास डिफेक्ट इनटू होता है आपका c² और इस मास डिफेक्ट को आप लिख सकते हो यहाँ पे ZMP प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका A - Z MN मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस क्या होगा यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियस।
अब अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो बच्चे क्या दे रखा है आपको, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 931 और ये क्या आएगा आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जरा इन वैल्यूज को रख जाओ। अब आपका जो मास ऑफ प्रोटॉन होगा बच्चे ये होगा आपका 1.007825, तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू क्या होगा यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन 1.007825। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो, क्योंकि 7n14 लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, आपके जो प्रोटॉन है बच्चे वो क्या हो गया, मतलब एटॉमिक नंबर तो बच्चे आपका 7 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे बच्चे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे होगा बच्चे आपका 14 - 7 जो कि देगा आपको 7। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है बच्चे ये क्या होंगे आपके 7 होंगे, और न्यूट्रॉन का जो मास होता है बच्चे ये होता है 1.008665, ये होता है बच्चे आपका 1.008665। तो यहाँ पे जरा रख जाओ, 7 इंटू हो जाएगा 1.008665 माइनस क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ न्यूक्लियस, मतलब क्या होगा 14.00, और इसे ही हम लिख सकते हैं बच्चे 3 दिया हुआ है आपको 00307, ये हो जाएगा आपका 00307 इंटू क्या होगा यहाँ पे, इसको हम लिख सकते मल्टीप्लाई विथ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बस इसको सॉल्व करना है आपको। अब देखते हैं, चलो हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, ये 7 5 दे देगा आपको 35, 7 2 होगा यहाँ पे 14, 14 3 हो जाएगा यहाँ पे 17, 7 8 होगा आपका 56 और 1 हो जाएगा बच्चे 57, 7 7 होगा यहाँ पे 49, 5 ये देगा आपको 54 और ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 0 और ये देगा आपको 7, कुछ ऐसा वैल्यू आएगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो देखते हैं कितना आएगा, 7 5 35, 7 6 हो जाएगा आपका 42, 3 45, ये हो जाएगा बच्चे आपका 46, 7 8 होता है बच्चे आपका 56 और 4 कितना हो जाएगा आपका 60 और यहाँ पे आ जाएगा 6, इधर हो जाएगा 0 और ये दे देगा आपको 7.06065 माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका 14.00307 इंटू यहाँ पे देगा आपको 931 और आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो किसमें आएगा बच्चे आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बस आपको ये सॉल्व करना है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये देगा आपको 0.11 और इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चे 0.11236, ये देगा आपको 0.11236 इंटू दे देगा आपको 931। इससे आप मल्टीप्लाई कर जाओ और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इससे जो आएगा आपका आंसर वो आ जाएगा 104.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 104.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे सेकेंड। ये आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 104.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है आपका फाइनल आंसर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस पूछा हुआ है। तो ये बच्चे आपका मास एनर्जी इक्विवेलेंस है। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं डेल्टा ई इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर और ये मास दे रखा है बच्चे, ये है आपका 1 ग्राम और सी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ का हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। इसी को हम सॉल्व करें तो इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो तो मतलब 1000 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा तो उसको ले आओ ऊपर 10⁻³ इंटू क्या होगा 9 × 10⁻, हो जाएगा यहाँ पे 16। तो यहाँ पे क्या बचेगा 9 × 10⁻13 जूल। ये आ जाएगा बच्चे आपका फाइनल आंसर। तो 9 × 10⁻13 आपको देगा, ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो हाइड्रोजन बम आप जानते हो बच्चे ये फ्यूजन प्रोसेस है। एटम बम हो गया बच्चे आपका फिजन प्रोसेस। बाइंडिंग एनर्जी बच्चे मास डिफेक्ट की वजह से आता है और न्यूक्लियर रिएक्टर में बच्चे क्या होता है क्रिटिकल मास कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर देखो तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि ए आपका मैच कर रहा है 2 से और बी आपका मैच कर रहा है 1 से और यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी है मतलब सी आपका मैच कर रहा है बच्चे 4 से और डी जो यहाँ पे मैच करेगा वो करेगा आपका 3 से। तो देखिए अगर ये ऑप्शन कहाँ पे मैच करा रहे हैं तो ये हो जाएगा बच्चे आपका सेकेंड ऑप्शन। क्योंकि आप जानते हो कि फिजन जो प्रोसेस होता है एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होता है और फिजन में आपके 2 लाइटर न्यूक्लियाई बच्चे क्या होते हैं आपके फ्यूज होते हैं, आपको एक हैवियर न्यूक्लियस देते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि न्यूक्लियस विथ मास नंबर 240, एक 240 बच्चे मान लेते हैं कि ये एक्स कोई आपका एलिमेंट है, उसका मास नंबर आपको दे रखा है 240। यहाँ पे ये ब्रेक हुआ है बच्चे वाई में और इसका आपको मास नंबर दे रखा है 120 और ये 2 बच्चे ब्रेक हुए हैं
और कह रहा है कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑन द अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लियाई, मतलब जो अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लियाई है इसका दे रखा है आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये बच्चे है आपका 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही बच्चे आपको इसके लिए भी दे रखा है और ये वैल्यू है आपकी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप जब बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे बच्चे x के लिए तो देखो क्या आ जाएगा, ये देगा आपको 7.6 इंटू आ जाएगा यहाँ पे 240 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब हम लोग y के लिए निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी फॉर y इट विल बिकम्स, ये हो जाएगा आपका 120 इंटू ये देगा आपको 8.5। क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 है तो यहाँ पे क्या करो 2 से आप फर्दर मल्टीप्लाई करो, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 240 इंटू आ जाएगा यहाँ पे 8.5 और ये किसमें आएगा बच्चे आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपसे पूछा है गेन इन एनर्जी पूछा हुआ है आपसे, इसका मतलब एनर्जी बच्चे रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज का मतलब क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट का एनर्जी होगा वो रिएक्टेंट से क्या होगा बच्चे आपका ज्यादा होगा। तो हम जब जो चेंज इन एनर्जी मतलब गेन एनर्जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली प्रोडक्ट की एनर्जी से हम लोग रिएक्टेंट की एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा 240 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 8.5 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 240 इंटू आएगा यहाँ पे 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक काम करो यहाँ से कि 240 को ले लो कॉमन, 240 ले लिया आपने कॉमन तो ये क्या बचेगा आपका 8.5 7.6, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ जाएगा आपका 0.9। अब बस क्या करो इसको मल्टीप्लाई कर जाओ, 9 0 हो जाएगा, 9 4 जा 36 और 9 2 जा क्या होगा यहाँ पे 18, 3 कितना हो जाएगा 21, तो ये दे देगा आपको 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एटम इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस अ फैक्टर अबाउट। तो अगर हम लोग पहले तो वॉल्यूम की बात करें तो पहले हमको रेडियस पता होना चाहिए कि रेडियस का क्या होता है, तो इसके लिए होता है 10 टू पावर माइनस का 10 मीटर। और अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियस के लिए तो इसका बच्चे रेडियस होता है आपका 10 टू पावर माइनस का 15 मीटर। तो चलिए दोनों के वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो जो V1 देगा वो क्या देगा यहाँ पे 4/3 पाई और ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 10 का होल क्यूब। अगर हम यहाँ से निकालेंगे V2 तो V2 क्या देगा आपको 4/3 पाई और ये हो जाएगा आपका 10 टू पावर माइनस का 15 टू पावर 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो जब इनको डिवाइड करोगे तो देखो क्या देगा V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू 4/3 पाई से 4/3 पाई आपका कट हो जाएगा, ये देगा आपको 10 टू पावर माइनस 30 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 10 टू पावर माइनस का 45। इसको ऊपर लाओगे तो V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 10 टू पावर 15 टाइम्स ऑफ V2, कुछ ऐसी वैल्यू देगा। तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस आपका 10 टू पावर माइनस 15 टाइम्स लेस है वॉल्यूम ऑफ एटम से। तो देखो भाई क्या हो जाएगा आपसे, ये जो करेक्ट आंसर होगा ये आएगा आपका 10 टू पावर 15, क्योंकि आपको सीधे से दिखा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस से 10 टू पावर 15 टाइम्स ग्रेटर है बच्चे आपका V1। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि इन द गिवन रिएक्शन बाइंडिंग एनर्जीज आपको दे रखा है, तो आपसे पूछा है कि रिलीज एनर्जी क्या होगा। तो देखो भाई रिएक्शन क्या है 1H2 यहाँ पे दे रखा है 1H3 2He4 यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि एनर्जी रिलीज्ड इन द प्रोसेस, एनर्जी रिलीज पूछा है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो फाइनल एनर्जी है वो इनिशियल से क्या होगा बच्चे आपका ग्रेटर होगा। तो अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो इसका एनर्जी बच्चे दे रखा है Z, इसका एनर्जी बच्चे दे रखा है आपको कितना है Y और ये एनर्जी आपको दे रखा है क्या है बच्चे आपका X। तो जब चूंकि रिलीज्ड एनर्जी के बारे में पूछा हुआ है तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे रिएक्टेंट का एनर्जी क्या है बच्चे Z माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस क्या होगा यहाँ पे रिएक्टेंट का एनर्जी। तो प्रोडक्ट का एनर्जी बच्चे क्या है Z माइनस क्या हो जाएगा X और माइनस क्या दे देगा आपको Y। यही हो जाएगा बच्चे आपका फाइनल आंसर। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन में तो आपको 4th ऑप्शन करेक्ट देगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, कह रहे द करेक्ट कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बी विद द मास नंबर। अच्छा आपसे पूछा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच का ग्राफ पूछा हुआ है। तो एक्चुअल का जो ग्राफ होता है बच्चे वो कैसे देता है, ऐसे जाता है और हालांकि कुछ यहाँ पे पीक्स भी रहते हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ ऐसे पीक्स जाते हैं यहाँ पे ऐसे और फिर आपका ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट होता है। तो अगर आप देखोगे मोस्ट अप्रोप्रिएट तो आई थिंक आपको 3rd ऑप्शन दिखा रहा है मास नंबर से रिलेटेड, तो यही हो जाएगा बच्चे आपका करेक्ट आंसर और ये होगा बच्चे आपका करेक्ट आंसर। हालांकि इसको नीचे से नहीं जाना चाहिए था, थोड़ा सा ऊपर से जाएगा ये ग्राफ कुछ ऐसे। चलिए हम लोग आते हैं इसमें, तो 35 का ऑप्शन हो जाएगा बच्चे आपका 3rd।
चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टू न्यूक्लियाई ए और बी आपको दे रखे हैं। कह रहा है कि फ्यूज टू प्रोड्यूस अ न्यूक्लियस सी, और यहाँ पे कह रहा है कि रिलीजिंग एन अमाउंट ऑफ एनर्जी डेल्टा ई, एक अमाउंट ऑफ एनर्जी बच्चे डेल्टा ई को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। तो पहली बात देखो जरा रिएक्शन क्या कह रहा है, ए प्लस बी एरो सी प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है। देन आपसे पूछा हुआ है कि मास डिफेक्ट आपको दे रखा है कि कौन सा रिएक्शन यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या करेक्ट होल्ड करेगा। देखिए जब आप रिलीज एनर्जी निकालोगे डेल्टा ई इक्वल्स टू, देखो क्या होगा यहाँ पे मास डिफेक्ट, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एम सी माइनस क्या होगा यहाँ पे डेल्टा एम ए माइनस होगा यहाँ पे आपका डेल्टा एम बी, कुछ आपको ऐसी वैल्यू देगा, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे सी स्क्वायर। अब एक काम करो जरा इस सी स्क्वायर को लेके आ जाओ लेफ्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डेल्टा ई बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या देगा ये आपको डेल्टा एम सी माइनस यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा एम ए और प्लस देगा आपको डेल्टा एम बी, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को उठा के ले आओ लेफ्ट में, तो डेल्टा मास ऑफ ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा एम बी इक्वल्स टू ये दे देगा आपको डेल्टा एम सी माइनस क्या देगा आपको डेल्टा ई बाई सी स्क्वायर, ये दे देगा आपको फाइनल आंसर। मतलब एम ए प्लस एम बी इक्वल्स टू क्या होगा डेल्टा एम सी माइनस का डेल्टा ई बाई सी स्क्वायर, कुछ ऐसा बच्चे आपका रिजल्ट आएगा। तो जरा देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट दे रहा है। तो थर्ड ऑप्शन देखोगे तो आपको दे रहा है डेल्टा एम ए प्लस डेल्टा एम बी इक्वल्स टू क्या होगा डेल्टा एम सी माइनस का डेल्टा ई बाई सी स्क्वायर, तो यही होगा बच्चे आपका करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट ए बी आर दे रखा है ई ए और ई बी सी, और यहाँ पे जरा देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 एटम्स ऑफ द एलिमेंट बी फ्यूज टू गिव 1 एटम ऑफ एलिमेंट ए, मतलब 3 आपके बी एटम्स मिलकर क्या दे रहे हैं आपको, एक ए एलिमेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्लस ई एनर्जी बच्चे आपकी रिलीज हो रही है। अगर हम लोग इस ई एनर्जी का वैल्यू निकालेंगे तो बच्चे क्या होगा, क्योंकि इसका एनर्जी बच्चे दे रखा है ई ए है और इसका दे रखा है बच्चे आपको ई बी हो गया इसका एनर्जी, और इसका एनर्जी बच्चे क्या है आपका ई ए। तो आप एनर्जी रिलीज निकालोगे तो एनर्जी रिलीज क्या होगा, ये आपको E इक्वल्स टू क्या देगा ई ए माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3EB, कुछ आपको ऐसा वैल्यू दे देगा। तो अगर हम लोग एक काम करें कि इस माइनस 3EB को इधर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स EB इक्वल्स टू क्या देगा यहाँ पे EA माइनस का E, कुछ ऐसा वैल्यू आएगा। तो यही देगा आपको करेक्ट आंसर, जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 3 आपका करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है कि इन न्यूक्लियर रिएक्टर द चैन रिएक्शन इज केप्ट अंडर कंट्रोल बाय द रॉड्स ऑफ कैडमियम। हाँ बिल्कुल सही बात है कि कैडमियम को रॉड को हम लोग यूज करते हैं न्यूट्रॉन्स को क्या करने के लिए, स्टेशनरी करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जब यूरेनियम 235 पे बच्चे क्या होता है न्यूट्रॉन्स की हम बम्बार्डिंग करते हैं तो यहाँ पे आपके पहले तो क्या बनते हैं बेरिलियम और क्रिप्टॉन बन जाते हैं, पर साथ में यहाँ पे आपके 3 हाई स्पीड न्यूट्रॉन, ये क्या देता है बच्चे आपके 3 हाई स्पीड न्यूट्रॉन देता है, जिससे कि आपकी जो फर्दर रिएक्शन है वो प्रोसीड होती है। अगर इन्हीं न्यूट्रॉन्स को हम कंट्रोल कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड फिजन, और अगर ये अनकंट्रोल्ड रहते हैं तो हम बोलते हैं उसको अनकंट्रोल्ड फिजन। अनकंट्रोल्ड फिजन का बच्चे जो एक बढ़िया एग्जाम्पल है वो है आपका न्यूक्लियर बॉम्ब, और अगर हम लोग बात करें कंट्रोल्ड फिजन की तो इसका एग्जाम्पल है बच्चे एक न्यूक्लियर रिएक्टर। उसमें क्या होता है कि लगभग हम लोग 2 न्यूट्रॉन्स को हम लोग कैडमियम के द्वारा क्या कर लेते हैं, हम लोग उसको रेस्ट पे ले आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो रिएक्शन होती है वो स्टेबल हो जाती है, स्टेडी रिएक्शन देती है आपको। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा था थिक कॉन्क्रीट सील्ड इज यूज्ड टू शो डाउन द स्पीड ऑफ द फास्ट न्यूट्रॉन, बच्चे ये भी नहीं करेक्ट है आपका। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि हैवी वाटर और ग्रेफाइट मॉडरेट्स द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स, आपको ये भी नहीं है क्योंकि हम लोग कैडमियम स्टिक्स का यूज करते हैं। And out of 235 and 238, natural uranium has less than the 0.1% of U38। तो ये भी बच्चे क्या होगा आपका रॉन्ग होगा। तो जो चेन रिएक्शन होगी बच्चे इज केप्ट अंडर द कंट्रोल बाय द रॉड्स ऑफ कैडमियम, और जिससे क्या होता है आपका रिएक्शन का जो रेट होता है वो क्या होता है कम हो जाता है, और इसी को बच्चे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल्ड फिजन। ये बात याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। During a nuclear fission reaction, heavy nuclear breaks into the 2 fragments and the binding energy per nucleon increases। देखो क्या होगा, कह रहा है कि फिजन की बात हो रही है यहाँ पे, तो एक हैवी न्यूक्लियस आपका ब्रेक हो रहा है 2 फ्रेगमेंट में, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज होगा। बिल्कुल सही बात है, तो पहला ही तो सही है।
अच्छा, अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। कह रहा है कि अ लाइट न्यूक्लियस बम्बार्डेड बाय द थर्मल न्यूट्रॉन्स ब्रेक्स एंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस। लाइट न्यूक्लियस का बच्चे कोई काम ही नहीं होता है फिजन में, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। हैवी न्यूक्लियस बम्बार्डेड बाय द थर्मल न्यूट्रॉन्स ब्रेक्स अप द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज नहीं करता है बच्चे, इंक्रीज करता है। The two light nuclei combine to give a heavier nucleus and possibly other product। ये नहीं होता, ये फ्यूजन में होता है बच्चे। बस यहाँ पे ये देखना है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बच्चे आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसको आप समझ सकते हो बच्चे बाइंडिंग एनर्जी कर्व से। जो आपका बाइंडिंग एनर्जी कर्व होता है वो कुछ ऐसा आता है। तो यूरेनियम 238 कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है, और ये जो ब्रेक होगा तो ये कुछ यहाँ का प्रोडक्ट देगा और कुछ ये प्रोडक्ट देगा। ऑब्वियसली बात है, लाइटर न्यूक्लियाई। अगर आप इसका देखोगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहाँ पे आपको एक लेसर वैल्यू दे रहा है कंपेयर टू द दिस वन। तो इन दोनों की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो क्या होंगे बच्चे, आपके ग्रेटर होंगे। इसीलिए क्या होगा, एक हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी बच्चे क्या होगा, रिलीज होगा। तो इसका मतलब है करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे आपका फर्स्ट। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा था कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर हैज अ शार्प पीक ऑफ हीलियम न्यूक्लियस दैट इंप्लाइज दैट। देखो मैंने बताया भी था ये कि आपको कुछ शार्प पीक देता है, ये कुछ ऐसे जाके, ये कुछ ऐसे आपके शार्प पीक्स आते हैं और ये कुछ ऐसा आपका रिजल्ट आता है फाइनल, ये कुछ ऐसे बनते हैं। तो यहाँ पे जो आता है वो होता है आपका 2He4। इसका मतलब सीधी सी ये बात है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ग्रेटर होगा वो एटम का जो न्यूक्लियस होगा बच्चे उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। ये आपको बात समझनी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेबिलिटी दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, कैन इजिली बी ब्रोकन है, नहीं ब्रोक तो नहीं कर सकते, इज वेरी स्टेबल, ये बच्चे शो कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सेकंड ही होगा। चलिए और भी ऑप्शन देख लेते हैं। कैन बी यूज्ड एज ए फिजनेबल मटेरियल। तो फिजनेबल मटेरियल में आपको हैवी न्यूक्लियस चाहिए होता है, तो ये हैवी न्यूक्लियस तो नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इज रेडियो एक्टिव, ये आपको पता ही है कि हीलियम बच्चे आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बच्चे आपका सेकंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है कि व्हाट इज द कूलम फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। अल्फा पार्टिकल्स की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो अल्फा पार्टिकल्स के जो चार्ज होता है ये होता है 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 कूलम। ये हो गया बच्चे आपका चार्ज। और जो फोर्स लगता है, अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो ये क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन होता है यहाँ पे R स्क्वायर। तो K दे रखा है आपको 9 इंटू 10 टू पावर 9, और इसका जरा हम लोग क्योंकि Q1 Q2 क्या है, दोनों सेम ही होंगे, तो ये हो जाएगा 3.2 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे हो जाएगा 10 टू पावर माइनस का 38, और R स्क्वायर मतलब क्या होगा यहाँ पे 3.2 इंटू ये होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस का 30। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, तो देखो क्या होगा यहाँ पे 9 इंटू 10 टू पावर 9, और ये ऊपर लेके आओगे तो क्या बचेगा 10 टू पावर माइनस का 8। तो इधर क्या आ जाएगा आपका 90 न्यूटन आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका 90 न्यूटन, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि दो चार्जेस है बच्चे 9E। देखो यहाँ पे कह रहा है कि 9E और E बच्चे दो चार्जेस है, और जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बच्चे क्या है आपकी x है। कह रहे कि एट व्हाट डिस्टेंस अ चार्ज Q मस्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द चार्ज E। यहां से पूछा हुआ है चार्ज E से बच्चे कितनी डिस्टेंस पे हम रखें कि सो दैट इट इज एन इक्विलिब्रियम। तो कंसीडर कर लेते हैं बच्चे, यहां से हम लोग R डिस्टेंस पे हमने रखा हुआ है एक चार्ज, और जो कि क्या होगा बच्चे आपका इक्विलिब्रियम पे होगा। मतलब यहाँ पे जो आपके नेट फोर्स होगा बच्चे वो क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। ये बात आपको समझनी है। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे और इधर क्यों नहीं रख सकते, देखिए अगर यहाँ पे हम लोग रखेंगे, सपोज करो एक चार्ज आपने यहाँ पे रख दिया, तो इस चार्ज को रखने का मतलब है जो आपके जो नेट फोर्स होंगे दोनों ही बच्चे आपके अवे जाएंगे। अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे भी दोनों फोर्सेस जो लगेंगे वो आपके लगेंगे अवे। तो इसका मतलब है कभी भी आपका जो नेट फोर्स होगा बच्चे वो 0 नहीं होगा। अब अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो हम मान लेते हैं बच्चे हमने यहाँ पे एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, तो रख दो भाई यहाँ पे एक प्लस Q चार्ज, और यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग जरा फोर्सेस। तो देखो भाई इस प्लस E चार्ज की वजह से जो यहाँ पे फोर्स आएगा वो क्या आएगा, ये हो जाएगा बच्चे आपका इस डायरेक्शन में, इसे मान लेते हैं F1, और इस 9E चार्ज की वजह से जो फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, और इसे मान लेते हैं बच्चे हम लोग F2। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो F नेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चे 0। F नेट जो है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है बच्चे अपोजिट है। तो जरा दोनों की वैल्यू रख जाओ पहले। तो F1 इक्वल्स टू क्या लिखोगे यहाँ पे, F1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका K, और ये हो जाएगा 9Q स्मॉल e, और इनटू क्या होगा
अपॉन हो जाएगा यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है बच्चे ये हो जाएगी आपकी कितनी, ये टोटल x है, ये r है, तो यहाँ बचेगा आपका x माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका x माइनस आर का होल स्क्वायर। और यहां से अगर हम लोग निकालेंगे F2 का वैल्यू, तो देखो भाई F2 का वैल्यू क्या देगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल e अपॉन ये दे देगा आपको आर स्क्वायर। अब आपको पता है कि F नेट 0 है, तो ये फोर्सेस कैसे होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं F यहाँ पे एक्चुअली Q नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा 9 और Q ये E होगा, ठीक है। अब देखो दोनों फोर्सेज आपके इक्वल होंगे, तो Q इंटू 9 यहाँ पे हो जाएगा E इंटू कैपिटल Q अपॉन x माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे देगा K कैपिटल Q E अपॉन दे देगा ये आपको आर स्क्वायर। तो कैपिटल K से K चला गया, E से E चला जाएगा, Q से Q चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितना बचेगा 9 इक्वल्स टू यहाँ पे आप लिख सकते हो x माइनस, ये हो जाएगा आपका x माइनस आर अपॉन आर का होल स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो ये दे देगा आपको 3 इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा x अपॉन आर माइनस का 1। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 4 इक्वल्स टू x बाई आर। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकालें r की, तो r की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी बच्चे, x बाई 4। अब ये जो डिस्टेंस थी वो हमने प्लस e से ही लिया था, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है कि आपका जो r का वैल्यू होगा वो कितना होगा, x बाई 4, जो कि दे देगा बच्चे आपको ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 43। 2 पॉइंट चार्जेस है बच्चे Q और -3Q आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस पार्ट। यहाँ पे आपको 2 चार्जेस दे रखे हैं प्लस Q और दूसरा दे रखा है आपको माइनस का 3Q, और इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं बच्चे क्या है आपकी D। और कह रहे हैं कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन Q इज E, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है बच्चे आपका E है। तो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोग इसकी जरा फोर्स की बात कर लेते हैं। तो फोर्स क्या होगा बच्चे कि मान लेते हैं कि ये आपका ये फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों ही अनलाइक चार्जेस है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो इधर लगेगा। तो ये फोर्स हम कंसीडर कर लेते हैं बच्चे F12 है, और ये फोर्स कंसीडर करते हैं ये आपका F21 है। दोनों का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा बच्चे, सेम होगा। तो F12 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, F21 इक्वल्स टू देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चे होता है E इक्वल्स टू F बाई Q। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो E F इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, दैट इज नथिंग बट E टाइम्स क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका Q हो जाएगा। तो जरा रखो यहाँ पे, ये है E और ये दे रखा है आपको कैपिटल E इक्वल्स टू, इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं बच्चे E डैश है, और ये चार्ज दे रखा है आपको 3Q। तो Q से Q चला जाएगा, तो E डैश का जो वैल्यू आएगा बच्चे वो कितना आएगा, E बाई 3। यही दे देगा आपको करेक्ट आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। E डैश इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे E बाई 3। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। कह रहे हैं कि 3 चार्जेस प्लस Q प्लस 2Q एंड 4Q आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग्स एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टेंशन इन द स्ट्रिंग A, B और BC। यहाँ पे देखो प्लस Q चार्ज दे रखा है, और यहाँ पे आपको दे रखा है बच्चे प्लस 4Q चार्ज, और ये है बच्चे आपका प्लस 2Q चार्ज। इनके बीच की डिस्टेंसेज आपको दे रखी है। तो जरा यहाँ पे देखो हमसे पूछा है कि टेंशन मतलब FAB और FBC के बारे में बात हुई है, तो पहले निकाल लो भाई इस पे जरा नेट फोर्स। यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा जरा देखिए, ये सारे चार्जेस क्यों है, तो ये क्या जाएगा आपका अवे जाएगा। तो जो स्ट्रिंग होगी बच्चे वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, मतलब आपका स्ट्रिंग पे जो टेंशन होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो चलिए पहले हम लोग फोर्सेस निकाल लेते हैं कि इस प्लस Q चार्ज 2Q चार्ज की वजह से बच्चे आपका एक ये फोर्स जाएगा, और प्लस 4Q चार्ज की वजह से आपका ये एक आएगा। तो ये डिस्टेंस आपको दे रखा है, ये है बच्चे आपकी D, और ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 2D। तो जरा देखो भाई क्या होगा यहाँ पे, अगर हम लोग निकालें तो ये जो F1 फोर्स हो जाएगा ये क्या देगा आपको, ये हो जाएगा K और 2Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन देगा यहाँ पे D स्क्वायर। और अगर हम लोग F2 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये देगा Q इंटू क्या होगा यहाँ पे 4Q स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका 4D स्क्वायर। तो 4 से 4 चला गया। तो अगर हम लोग यहाँ पे निकाल ले जरा कि FAB आपका टोटल फोर्स कितना होगा, तो इन दोनों फोर्सेस को यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 2KQ स्क्वायर बाई D स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा आपका KQ स्क्वायर अपॉन आ जाएगा यहाँ पे D स्क्वायर। तो इन दोनों को जरा ऐड कर जाओ, जब ऐड करोगे तो देखो क्या देगा आपको, ये आ जाएगा 3KQ स्क्वायर अपॉन ये देगा आपको D स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका FAB। अब हम लोग जरा C पे निकाल लेते हैं, देखते हैं भाई C पे क्या आएगा फोर्स। तो देखो जरा यहाँ पे इस प्लस 2Q चार्ज की वजह से क्या देगा आपको, एक रिपल्सिव फोर्स देगा जो आपका क्या होगा, अवे होगा।
और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से आपका एक और रिपल्सिव फोर्स आएगा, वो भी क्या होगा बच्चे आपका अवे होगा। तो जरा हम लोग इस प्लस 2q की वजह से निकालते हैं, देखते हैं फोर्स क्या होगा। इसे मान लेते हैं ये फोर्स है बच्चे आपका F3 इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो, 4 2 8 हो जाएगा, 8 यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन देगा ये डी स्क्वायर, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं बच्चे ये फोर्स है आपका F4 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर अपॉन दे देगा यहाँ पे 4d स्क्वायर, ये कुछ वैल्यू आ जाएगी क्योंकि 2d का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 4 से 4 चला गया, तो F4 का जो वैल्यू होगा ये आ जाएगा k स्क्वायर अपॉन देगा आपको ये d स्क्वायर, ये जो फोर्स है। अब टोटल फोर्स निकाल लेते हैं कि आपका FBC कितना होगा, तो ये हो जाएगा 8q स्क्वायर, और यहाँ पे दे रखा है आपको k स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, तो ओवरऑल आ जाएगा यहाँ पे 9k स्क्वायर अपॉन देगा यहाँ पे डी स्क्वायर। अब आपसे पूछा हुआ है जो टेंशन होगा बच्चे इन्हीं फोर्सेस के इक्वल होगा, तो व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग AB एंड BC। तो इसका रेशियो बच्चे पूछा है, तो FAB टू FBC हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो देखो क्या देगा, ये हो जाएगा 3k स्क्वायर अपॉन क्या होगा डी स्क्वायर अपॉन दे देगा ये 9k स्क्वायर अपॉन आएगा यहाँ पे डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर चला जाएगा, k स्क्वायर से k स्क्वायर चला जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये देगा आपको 1/3, तो आपका 1/3 देगा आपको राइट आंसर, जो कि होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कह रहेगा चार्ज Q इज फिक्स्ड at a distance d in front of an infinite metal plate, the lines of force is represented by। तो एक मेटेलिक प्लेट आपको यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब है कि ये जो मेटेलिक प्लेट होगा, जो चार्ज होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब ये जो मेटल प्लेट होगी ये होगी बच्चे आपकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये होगा बच्चे आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और आप जानते हो कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो आपकी फील्ड लाइन होती है हमेशा अवे जाती है चार्ज से। तो अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो पहला ऑप्शन देखिए क्या दे रहा है कि ये तो पहले तो आपकी नॉर्मल जा रही है, फिर कुछ अवे लाइंस जा रही हैं, तो पहला ही ऑप्शन बच्चे आपका करेक्ट आ जाएगा। दूसरे ऑप्शन में बच्चे गलत क्या है, देखिए यहाँ पे आपका जो लाइंस का डायरेक्शन है बच्चे ये टूवर्ड्स दे रहा है, इस वजह से बच्चे ये क्या होगा आपका गलत हो जाएगा। और अगर हम लोग तीसरे में देखेंगे इसमें, तो आपको देखिए यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दे रखा है, और यहाँ पे जो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चे जो डायरेक्शन लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो भी यहाँ पे नहीं गिवन है, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चे आपका गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन क्या होगा, आपको कुछ ऐसे दे रखा है, तो चौथा ऑप्शन ये ऐसे डायरेक्शन में कभी नहीं जाता। अगर हम लोग प्लस क्यू चार्ज की वजह से बनाए तो देखो कैसा बनेगा, आपकी अवे फील्ड लाइंस देगा, कुछ ऐसे जाएंगी आपकी फील्ड लाइंस, कुछ ऐसे फील्ड लाइंस जाएंगी आपको, ये आपको समझना है। तो इस वजह से क्या होगा, आपके अदर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे आपका फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो कह रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट्स, कह रहा है कि हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये पॉसिबिलिटी है और ये हो सकता है बच्चे, क्योंकि अगर आप देखो अदर ऑप्शंस में, तो दूसरा कह रहा है कि एवरी एलिमेंट हैज ओनली 2 स्टेबल आइसोटोप्स, तो 2 स्टेबल नहीं, अगर हम हाइड्रोजन की ही बात कर लें 1H1 1H2 1H3 सारे ही क्या है बच्चे आपके स्टेबल आइसोटोप्स हैं। तो सेकंड बच्चे गलत हो जाएगा, ओनली 1 आइसोटोप ऑफ ईच एलिमेंट इज स्टेबल, बच्चे ये भी गलत होगा। ऑल आइसोटोप्स ऑफ एवरी एलिमेंट आर रेडियो एक्टिव, जी नहीं है, ये भी क्या है बच्चे आपका गलत है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे वो क्या होगा आपका फर्स्ट। चलिए, मास इक्विवेलेंट टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, आपसे पूछा है कि मास कितना होगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इक्विवेलेंट। तो आप जानते हो क्या होता है, डेल्टा E इक्वल्स टू डेल्टा MC स्क्वायर, ये दे रखा है आपको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू मास आपको निकालना है, तो इसको ऐसे रहने दो, C जानते हो आप लोग, तो इसको कर लो 3 इंटू ये हो जाएगा 10⁸ का होल स्क्वायर। तो यहां से हम लोग डेल्टा M के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 931, इसको कर लो पहले तो जूल में कन्वर्ट, तो ये कितना दे देगा आपको 10⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो ये देगा आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ अपॉन जब C स्क्वायर के लिए जाओगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16, आपको कुछ ऐसी वैल्यू दे देगा। तो बच्चे आपको इसको कैलकुलेट करना है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यही आ जाएगा बच्चे आपका 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एक जाहिर सी बात बच्चे, सीधी सी बात याद रखो कि आपका जो ये एटॉमिक मास यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए, मेगा इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करने के लिए ही हम 931 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यही तो होता है बच्चे आपका 1 AMU,
1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस का 27, यही हो जाएगा बच्चे आपका आंसर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, यहां पे आपसे पूछा कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। अगर हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो ये होता है बच्चे मास डिफेक्ट अपॉन द मास नंबर, ये होता है आपका पैकिंग फ्रैक्शन। और इसी को बच्चे आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा एम कैन बी रिटन एज, ये होता है बच्चे आपका एम माइनस ए अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे ए। तो बस यही आपसे आई थिंक पूछा हुआ है, तो जरा देखो भाई ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49, एनर्जी रिलीज्ड इन द फ्यूजन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ द ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई। 1 किलोग्राम ऑफ द ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई की बात की गई है। यहां पे पहले तो कह रहा है कि फ्यूजन की बात हो रही है। देखो भाई फ्यूजन जब 1H2 प्लस यहां पे क्या होगा आपका 1H2 होगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये आ जाएगा आपका 2He3 प्लस ये देगा आपको 0N1 प्लस यहाँ पे क्या होगा, कुछ एनर्जी आपका रिलीज होगा। और ये एनर्जी बच्चे होता है आपका, अगर हम लोग एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस की बात करें तो ये होता है 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा समझिएगा, एक न्यूक्लियस से बच्चे ये रिलीज एनर्जी है 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो कितने यहाँ पे ड्यूटेरियम है बच्चे, 2 ड्यूटेरियम का यहाँ पे यूज करा गया है। तो पहले तो यहाँ पे निकालो कि नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एटम निकाल लेते हैं हम लोग यहां से। तो जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो क्या होता है आपका अवोगाद्रो नंबर अपॉन क्या होता है मास नंबर। तो अवोगाद्रो नंबर क्या होता है 6.023 इंटू 10 टू पावर आ जाएगा यहाँ पे 23 अपॉन ए कितना है बच्चे, ये हो जाएगा 2। अब देखो 2 है तो यहाँ पे क्या करो, एक और 2 से क्या करो, सीधे से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमको दे रखा है कि नंबर ऑफ एटम बच्चे ये होते हैं आपके 1 ग्राम में, ये आपके 1 ग्राम में आपके क्या है नंबर ऑफ एटम है। अब 1 किलोग्राम में पूछा हुआ है, तो 1 किलोग्राम में कितना हो जाएगा यहां से 6.023 इंटू आ जाएगा यहाँ पे 10 टू पावर 23 अपॉन क्या होगा 4 इंटू क्या करो 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कहानी हो गई। अब एनर्जी पूछा हुआ है हमसे कि कितना एनर्जी बच्चे, अच्छा यहाँ पे ये क्या है आपका नंबर ऑफ एटम इन 1 किलोग्राम, ये बात समझिएगा। अब एनर्जी की बात है तो भाई एक न्यूक्लियस से आपकी जो एनर्जी रिलीज हो रही थी वो है 3.27, तो जो टोटल एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, टोटल एनर्जी जब आप यहाँ पे निकालोगे तो वो कितना होगा बच्चे 6.023 इंटू 10 टू पावर ये हो गया 26 अपॉन क्या हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 3.27, ये देगा बच्चे आपको टोटल एनर्जी। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये देगा आपको 7.8 इंटू 10 टू पावर 23 जूल, ये कुछ आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। और 7.8 को ही बच्चे हम अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं बच्चे क्या 8, जो कि देगा आपको बच्चे पहला ऑप्शन। तो इसका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि विच ऑफ दिस फ्यूजन रिएक्शन, तो फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है, तो लाइट न्यूक्लियाई बच्चे क्या होते हैं फ्यूज होकर एक हैवियर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। इसका मतलब पहला ही बच्चे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा बच्चे आपका कुछ और ही दे रखा है, फ्यूजन का दे रखा है आई थिंक, तो दूसरा ये गलत हो जाएगा। अगर हम लोग तीसरा देखें तो तीसरा भी बच्चे नहीं होगा, यहाँ पे बीटा प्लस की बात हो रही है। नन ऑफ दिस बच्चे ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन बच्चे इसका क्या होगा करेक्ट होगा। तो बच्चे ये थे 25 क्वेश्चन का डिस्कशन। सो थैंक यू सो मच बच्चों।